सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए करगिल विजय दिवस 2025, पराक्रम और विजय के 26 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 26 जुलाई भारत के लिए पराक्रम और विजय का दिवस। ये दिन बेहद खास है। इस वर्ष पूरा देश 26वां कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकजुट है। ये दिन भारत के इतिहास में गौरव की किरण की तरह चमकता है। ये 1999 की उस शानदार विजय का प्रतीक है जब हमारे सैनिकों ने बर्फ से ढकी चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलाबारी का सामना करते हुए बेजोड़ साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों पर पुनः विजय हासिल की। 26 जुलाई को लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया, जो बलिदान, वीरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। और आज इसी उत्साह के साथ हम पराक्रम और विजय का दिवस मनाते हैं हर साल। और भारत की इस विजय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। धन्यवाद। जय हिंद। आप तो साक्षी रहे हैं कारगिल विजय के और कारगिल की लड़ाई के। हम आपसे ही जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन हमारे उन साहसी वीरों के लिए जिन्होंने वहां पर तिरंगा लहराकर एक बार पुनः विजय प्राप्त की थी, पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया था, भारत की शान को बरकरार रखा था। कोई शक नहीं कि आज के दिन हम श्रद्धांजलि देते हैं उन बाकरों को जिन्होंने आज जोश, जज्बा, जुनून के साथ कुर्बानी दी और उन पाकिस्तानियों को धकेल दिया जो मैं कहूँगा कि डिसीटफुल, जिसे कहते हैं कि पीठ पीछे छुरा घोंपना। क्योंकि फरवरी 1999 में हमारे प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों मिले, लाहौर की बस यात्रा की, ये सोच करके कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होंगे। पर उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो अक्टूबर 1998 में ही नियुक्त किए गए थे, वो भी नवाज शरीफ ने नियुक्त किया मुशर्रफ को एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उन्होंने इस तरीके से जो कार्रवाई लगातार वो कह रहे थे, जब हमारा ये मानना है कि जब बातचीत चल रही थी लाहौर में, उसी वक्त इनकी जो हरकत है इन कारगिल पहाड़ों में शुरू हो चुकी थी। क्योंकि उनसे ये देखा नहीं गया कि किस प्रकार से उनको हम लोगों ने उन्हें 1984 में सियाचिन ग्लेशियर जो हमने पकड़ा पूरा, वो जो हमारा अभंग हिस्सा है भारत का, लेकिन उन्हें लगता था, क्योंकि मुशर्रफ खुद उस वक्त कर्नल थे और बाद में ब्रिगेडियर बने, तो उन्हें लगा कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से उन्हें ऐसा चकमा दिया कि हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पकड़ सके। तो उस सोच से वो उन्होंने कारगिल की हाइट्स पकड़ी, दिखाने के लिए कि अगर भारत के ऊपर कारगिल में प्रेशर पड़ेगा तो शायद सियाचिन से वो हट जाएंगे। तो वो तो हुआ नहीं। कारगिल की सारी चोटियां हमें वापस मिली और सियाचिन ग्लेशियर तो मैं कहूँगा कि 1947 से लेकर के आज तक हमारे पास है और वैसे ही रहेगा। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है उसकी नापाक हरकतें, उसकी जो फिरकत रही है हर हमेशा कि भारत को नीचे दिखाने की, भारत के वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और भारत हर हमेशा, क्योंकि पड़ोसी है और पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, सोच करके चलता है। वो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमने अब वो व्यवहार करना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कारगिल में भी देखा हम लोगों ने और सिंदूर में भी देखा कि किस प्रकार से पहलगाम में जो पाकिस्तान ने किया और जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उनके आतंकी जो गढ़ थे उनको बर्बाद किया। पाकिस्तान तब भी नहीं माना और फिर उसके जब एयर बेसिस बर्बाद हुए तब पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके। बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा। बार बार मुंह की खाने के बाद, भारत से हार होने के बावजूद पाकिस्तान आखिर क्या सोचकर इस तरह की नापाक हरकत के लिए आता है, जबकि उसे मालूम है कि वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान हर हमेशा 1947 से लेकर के आज तक या तो फिर पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहा है डायरेक्टली, या फिर इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल में रहा है। और वो पाकिस्तान
ये आर्मी जो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अपना हुकूमत चलाती आई है, वो आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और लड़ाई कोई जीती नहीं। और वो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी फौज का पूरा देश है। हर एक देश में फौज होती है, पर यही एक ऐसी फौज है जिसका पूरा देश है। और यही कारण है कि शुरुआत से उसकी नींव जो है वो हेट इंडिया, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये जो सोच है पाकिस्तान की फौज की। और उनको लगता था शुरुआत में अयूब खान के वक्त कि वो ज़्यादा सुपीरियर है और हिंदुस्तानी को हरा सकते हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि वो हिंदुस्तान को 1947 में भी नहीं हराया, 65 में भी नहीं हराया, 71 में तो जबरदस्त हार हुई, कारगिल में मारे गए, सियाचिन में कुछ नहीं कर पाए और सिंदूर में तो घुटने ही टेक दिए। बिल्कुल। और करगिल युद्ध के दौरान राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के लिए देश भर से श्रद्धांजलियां आ रही हैं। लद्दाख में 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आज सुबह द्रास में 1999 के कारगिल युद्ध के नायकों का सम्मान करने के लिए एक विशाल पद यात्रा आयोजित की गई। इस देशभक्ति श्रद्धांजलि पद यात्रा में 1000 से अधिक युवा, युद्ध के दिग्गज, सशस्त्र बलों के कर्मी, शहीदों के परिवार और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आज हमारे देश के माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर 1,80,00,000 से अधिक देश के युवाओं के प्रतीक रूप 3000 हमारे देश के युवा वॉलंटियर जो लेह, कारगिल, द्रास और कश्मीर से आए, उन्होंने इस पद यात्रा के द्वारा हमारे देश के वीर जवान जो देश के तिरंगा झंडा की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी याद में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मैं सभी माय भारत वॉलंटियर के द्वारा सभी देश के वीर जवानों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार को पेंगोंडे सैन्य स्टेशन में आयोजित एक कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुडुचेरी में भी आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कुलकर्णी साहब, आप उस समय की कुछ बातें बताएं, क्या हुआ था और हमने ये विजय कैसे प्राप्त की? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं आपको पाकिस्तान की फिक्रत को भी आपको उजागर करता हूँ। मई 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल की हाइट्स पकड़ने की शुरुआत की। तो काक्सर में जब 14 मई 1999 को जो सौरभ कालिया के नीचे पहला पेट्रोल गया और जिस प्रकार से वो पेट्रोल वहाँ पे पिन डाउन किया गया, आश्चर्य होगा जब हमें जून 99 को जब उनके पार्थिव शरीर दिया तो कंप्लीटली टॉर्चर्ड, मतलब आप मानेंगे नहीं किस तरीके से उन्होंने उसकी बॉडी को टोटली म्यूटिलेट किया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने भी उसका पोस्टमार्टम करने से मना किया और इंडियन रेड क्रॉस ने मना किया, बल्कि फिर उसका पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ। और उसी वक्त बाद में 0.570 पे पाकिस्तान की एक चोटी उन्होंने पकड़ रखी थी और 27 राजपूत के जो जवान थे उन्होंने वहां पे पकड़ा और उनको खदेड़ दिया। और वो हाइट 5770 आप समझ सकते हैं कि 18,000 19,000 की हाइट के ऊपर ये जो लड़ाई हुई। कैप्टन तैमूर करके ऑफिसर था पाकिस्तान का और जो मारा गया उस चोटी के ऊपर, उसके जो दादाजी हैं वो लंदन में थे। उनके दादाजी ने फिर भारतीय हाई कमिश्नर लंदन में बताया कि मेरा जो पोता है वो वहां पे मारा गया है, उसकी बॉडी हमें चाहिए। तो उस लड़के के पिताजी ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान की आर्मी में और उन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी थी। तो अपने लड़के को उत्साहित करने के लिए जो चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा हमारे लड़के की बॉडी हमें वापस कीजिएगा। तो वहाँ के जो सीओ थे कर्नल KH सिंह, उन्होंने कहा उन्हीं की बॉडी ने हम बाकी जो मारे गए हम उनकी भी बॉडी साथ में आपको वापस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैप्टन तैमूर खान के जो बॉडी है हमने पूरा दोबारा निकाल करके वापस किया और उनके सारे साथी जो मारे गए। और उन्होंने क्या किया, सौरभ कालिया को, ये पाकिस्तान की फिक्र, अपने ही जवानों की, अपने ही अफसरों का उन्होंने बॉडी लेने से इनकार किया। हम और हमारे जो पकड़े गए उनके साथ जो उन्होंने व्यवहार किया और हम लोगों ने उनकी बॉडी को जो नहीं ली, हमने उनको दफनाया अपने यहाँ पे विद फुल स्टेट ऑनर। ये जो फितरत आप देखते हैं पाकिस्तान की साफ नजर आती है। 1947 से लेकर के आज तक हमें मालूम है पाकिस्तान की क्या काबिलियत है।
मुझे लगता है भारत को हर हमेशा सतर्क रहना होगा। और अब जब वो दूसरे देशों के साथ मिलकर के भारत के बरखिलाफ कोई भी मुहिम चलाता है, मैं कहूँगा कि हमें 24/7 365 days वी हैव टू बी एक्सट्रीमली विजिलेंट। कुलकर्णी साहब, आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम आइए सुनते हैं कि चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज 26वां करगिल विजय दिवस के मौके पर क्या कहा। कोई शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। कुलकर्णी साहब, आपसे मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समझना चाहूंगा कि करगिल में ही 1999 में ही भारत इतना आधुनिक हो चुका था, पाकिस्तान को चुटकियों में हमने हरा दिया, और आज तो 25-26 साल और बीत गए। तब के भारत में, अब के भारत में, खास करके अगर हम लड़ाई की बात देखें, डिफेंस सेक्टर की बात देखें, क्या फर्क पाएंगे आप? भारत बहुत आगे तरक्की कर गया। एक तो जबरदस्त नेतृत्व, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा आत्मनिर्भरता, और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में जो छाप पड़ी है, ये भारत की सिर्फ बूट्स ऑन ग्राउंड ही नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है अब काफी एडवांस है, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो साइबर है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मतलब सबका जो कंप्लीट एक मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन है, इतना घातक है कि कोई भी देश हो, और खासकर जो हमारे पड़ोसी हैं, अब वो एक बार नहीं 10 बार सोचेंगे कि क्या हम हिंदुस्तान को किसी प्रकार से तंग करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है आज की तारीख में जिस प्रकार से हमारे फोर्सेस मॉडर्नाइज हुए हैं, जिस प्रकार से हमने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जिस प्रकार से हमारे जवान जो हैं इधर टेक्निकली वेरी क्वालिफाइड, मतलब फिजिकली फिट एंड मेंटली रोबस्ट। बिल्कुल, और खास तौर पे अगर हम देखें पिछले 10-12 वर्षों ने डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो तरक्की की है, एक वक्त ये था जबकि हमें डिफेंस से संबंधित हर साजो सामान के लिए आयात पर निर्भर करना पड़ता था, दूसरे देशों पर निर्भर करते थे। आज स्थिति ये है कि भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है रक्षा के क्षेत्र में, बल्कि हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया के दर्जनों ऐसे देश हैं जो भारत के बनाए सामान खरीद रहे हैं। अब जब हम आत्मनिर्भर कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि काफी साल तक, 10 साल तक 60 से 70% हम इंपोर्ट करते थे। अब तकरीबन 60 से 70% हम अपने भारत के अंदर बनाते हैं। एक्सपोर्ट हमारा कुछ नहीं था, आज हम तकरीबन 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारा चेंज हुआ है, आप देखिएगा किस प्रकार से ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट बाकी देशों से आ रहे हैं, किस प्रकार से ग्लोबल साउथ में हम लोगों का जो वर्चस्व उठा है, किस प्रकार से वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके पिछले मैं कहूँगा 10 से 12 साल में जो भारत की एक छवि है उसमें अंतर आया है, उसमें जबरदस्त उछाल आया है। क्यों आया है? क्योंकि हम आर्थिक स्थिति में मजबूत हुए। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, वी विल बी मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर इकोनॉमिकली एंड मिलिटरी स्ट्रॉन्ग, वी विल बी टेक्नोलॉजिकली साउंड एंड वी विल बी डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी जो चीजें धीरे धीरे करके उभर रही हैं, ये साफ दर्शाता है कि भारत अब उस मकाम पर जा पहुंचा है। आज विश्व की चौथी आर्थिक स्थिति है। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है पूरे विश्व में भारत जो है इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भरता की ओर जो बढ़ रहा है, वो साफ दर्शाता है कि वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। कारगिल एक सैन्य विजय से कहीं बढ़कर था। ये एक ऐसा क्षण था जिसने देशभक्ति को नई परिभाषा दी। इसने भारतीय सैनिकों को गुमनामी से बाहर निकालकर हर नागरिक के दिल में जगह दिलाई। इसने हमें याद दिलाया कि आजादी की रक्षा वे लोग करते हैं जो सेवा के अवसर के अलावा कुछ नहीं चाहते। कुलकर्णी साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस 2025 पराक्रम और विजय के 26 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में